चलिए, इन्फ्लेशन के आंकड़े, महंगाई के आंकड़े जिसका इंतज़ार भी था और डर भी था, दोनों आ गए हैं। किस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं हमारी स्क्रीन पर हमें दिख रहे हैं। अप्रैल ग्रोथ जो है वो 6.95 से बढ़कर 7.79% मंथ ऑन मंथ है, जिसकी हम बात करें 7.4 के पास होना चाहिए था। बढ़ा हुआ आंकड़ा है, जो हम सोच रहे थे उससे भी ज़्यादा ये आंकड़ा हमें आया है। इसका सबसे और बाकी आंकड़े भी इसमें आएंगे, लेकिन सबसे पहला जो मेजर आंकड़ा है वो है 6.95% का। अब इसमें क्या असर हो सकता है उसके बारे में तो हम अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे ही, लेकिन अगर आप इम्पैक्ट देखें, इस नंबर का क्या इम्पैक्ट है। देखिए, आज आपने मार्केट में तो इम्पैक्ट देखा, ये महंगाई का ही डर है जिसकी वजह से इस समय मार्केट में इम्पैक्ट है। जो उम्मीद करी जा रही थी वो 7.4 थी, ये 7.79 है। अगर हम देखें कितनी थी पिछली बार, 6.95 नंबर था ये, उससे बढ़ के नंबर आया है। तो बेहद चिंताजनक नंबर है महंगाई, जिसके बारे में बहुत दिनों से बात कर रहे हैं। मार्केट में भी आज हमें महंगाई की दर देखने को मिली कि मार्केट गिरा हुआ देखा गया। अगर हम देखें, चलिए हमारे साथ शुभदा राव, फाउंडर क्वांटिको रिसर्च, जुड़ गई हैं। शुभदा मैम, कैसे देखती हैं इस नंबर को? 7.79 उम्मीद करी जा रही थी कि 7.4% के आसपास हो गए, थोड़ा और बढ़ के आता हुआ दिख रहा है। हमारा खुद का भी यही अनुमान था कि 7.5 से थोड़ा ऊपर ही रहेगा, क्योंकि जो हमने पिछले कुछ एक या 2 महीनों में जो बढ़ोतरी देखी है सीपीआई में, वो काफी ब्रॉड बेस्ड रही है। ऑफ कोर्स फूड और बेवरेजेस ज्यादा करके उसमें उछाल देखा गया था। कच्चे तेल के दामों को, अंतरराष्ट्रीय दामों को देखकर जो डोमेस्टिक टैरिफ हाइक्स हुए थे लास्ट वीक ऑफ मार्च से शुरू जो हुई थी, वो अप्रैल तक काफी बड़ी थी। तो फूड, फ्यूल और थोड़ा जो प्राइसिंग पावर है, जब हम देखते हैं जैसे इकोनॉमी खुल जाती है, ओपन अप होती है, तो ज्यादा डिमांड कंडीशंस बेटर होते हैं, जो पिछले 2 साल में काफी हद तक कमजोर रहे थे। तो ये तीनों को अगर हम ड्राइवर्स को मिला के देखें तो खाद्य पदार्थ, फ्यूल और जो बाकी के जो एलिमेंट्स हैं इन्फ्लेशन के, कोर इन्फ्लेशन हम जो कहते हैं, उसी सारे इसमें उछाल देखा गया है। और 7.79 ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। और हमारा ये भी अनुमान है कि शायद आरबीआई के इंटरनल कैलकुलेशंस में भी यही आंकड़ा दिख रहा था, जिसके चलते हमने एक ऑफ साइकिल रेट हाइक देखी, जो कि काफी हद तक मार्केट के लिए सरप्राइजिंग नहीं थी। आपने आरबीआई की बात करी शुभदा मैम, क्या अब यहाँ से देखिए, आरबीआई ने एस्टिमेट किया था, वो एस्टिमेट अब सच हो गया, जिससे डरते थे वही बात हो गई वाली कहानी है यहाँ पर। क्या हमें लगता है आरबीआई यहाँ से रेपो रेट और बढ़ा सकता है? देखिए, ऑफ साइकिल हाइक हुई थी, अब जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जब बैठेगी, आपको लगता है यहाँ से थोड़ा सा रेट हाइक का जो सिलसिला है और आगे जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से आरबीआई दोनों तरफ से एक कोशिश करेगा। एक तो रेपो रेट हाइक्स करते रहेगा, जारी रहेगी उनकी रेपो रेट हाइक्स। जो हम अंदरूनी जो एस्टिमेट हमने लगाया है क्वांटिको में, वो है कि अभी जो 4.4 पे रेपो रेट आप पड़ा है, वो जाके 5 और 5.25 के बीच में इस वित्त साल में आने की गुंजाइश है। और ज्यादा करके ये फ्रंट लोड होगा, यानी हम देखेंगे कि ये जून और अगस्त और अक्टूबर में इस रेपो रेट की बढ़ोतरी हम ज्यादा स्तर तक देख सकते हैं। हमने ये भी देखा है कि सीआरआर हाइक जो आरबीआई ने लागू किया है 50 बेसिस पॉइंट्स का, जो अभी 21 में से लागू होगा बैंकिंग सिस्टम पर। जून के पॉलिसी रिव्यू में हमारा अनुमान है कि ये सीआरआर में भी बढ़ोतरी होगी। इससे लगभग 85 और 87 हजार और ड्यूरेबल लिक्विडिटी वो आरबीआई निकाल लेगा बैंकिंग सिस्टम से। ये दोनों तरफ के टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि जब हम महंगाई देख रहे हैं, अभी तो काफी हद तक सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट जो हमने डोमेस्टिक फ्यूल प्राइसेस को लेके देखा है, वो अभी तक पूरी तरह से सिस्टम में आया नहीं है। हमने इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स अभी तक देखे नहीं है। और ये जो समर मंथ्स को लेके जो महंगाई हम टिपिकली देखते हैं, जो कि फल और सब्जी और जो सीरियल्स में होते हैं, हमने एडिबल ऑयल्स का तो एक देखा ही है। जबकि वॉर शुरू हुई तब से एडिबल ऑयल्स पे बहुत ही ज्यादा प्रभाव रहा है उन कीमतों पर। मेरे ख्याल से आगे चलकर भी होगा। हाँ, ये एक जरूर राहत की बात होगी थोड़ी, कि मॉनसून अगर अच्छा रहे, जो कि हमको एंड ऑफ मई में हमें पूरा पक्का फोरकास्ट मिल जाएगा कि किस हद तक मॉनसून का परफॉर्मेंस रहेगा पूरे देश में। और
अगर अच्छा मानसून का परफॉर्मेंस रहा तो शायद थोड़ी राहत मिलेगी। ये जो फूड, फ्रूट, वेजिटेबल्स और दालों में, सब्जियों में, तेल में ये जो हम बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देख रहे हैं वो शायद थोड़ी नियंत्रण में आएगी। लेकिन अगर हम पूरे साल का देखें तो देखिए पिछले रिव्यू में जो ऑफ साइकिल रिव्यू था तब भी अप्रैल में, आई एम सॉरी, आरबीआई ने 4.5 से 5.7 जो इन्फ्लेशन फोरकास्ट था इस वित्त साल का किया था, बढ़ाया था 120 बेसिस पॉइंट से। जून के पॉलिसी रिव्यू में ये और बढ़ेगा, ये ऐसा हमारा काफी पक्का अनुमान है कि हम हमारे खुद के अनुमान से 6.2 लेकर चल रहे थे फिस्कल 23 ये इस साल के लिए, लेकिन हम शायद खुद ऊपर की एक रिस्क देख सकते हैं। अगर वॉर चलती रही तो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं, हालांकि इन कुछ दिनों में वो स्टेबलाइज हुए हैं लेकिन कुछ कह नहीं सकते, बहुत अनसर्टेनिटी रहती है। एडिबल ऑयल्स जो हैं, सनफ्लावर है, बाकी सब तेल हैं, जो ग्लोबल जो हमारे फूड के प्राइसेस हैं, सीरियल्स के जैसे व्हीट का, हालांकि देश में अच्छा उत्पाद है, थोड़ा कम है लेकिन इतना भी बुरा नहीं है। अच्छे उत्पाद के बावजूद अगर हम उसमें महंगाई स्तर बढ़ते हुए देखते हैं तो ये जाहिर है कि ग्लोबल प्राइसेस का एक परिणाम और प्रभाव पड़ रहा है हमारे देश के फूड प्राइसेस पर कुछ हद तक। तो अगर हम फ्यूल देखें, फूड देखें और ये भी देखें कि थोड़ी जो प्राइसिंग पावर जो हम कहते हैं मैन्युफैक्चरर्स के हाथ में, प्रोड्यूसर्स के हाथ में, जैसे डिमांड थोड़ी बेहतर होगी पिछले कोविड साल 2 साल को जो हमने नहीं देखी थी, वो अगर थोड़ी उभर के आई, निखर के आई तो मेरे ख्याल से आरबीआई के लिए इन्फ्लेशन मैनेजमेंट ये जो टॉप प्रायोरिटी बना है ये पूरे साल तक बना रहेगा। और थोड़ा हम ग्रोथ में सैक्रिफाइस देखेंगे क्योंकि देखिए महंगाई एक और नंबर आया है, कोर इन्फ्लेशन का नंबर आ गया है। कोर इन्फ्लेशन का नंबर जो है वो 7.0% है वर्सेस 6.4। इस पे भी आपकी मैं एक बार टिप्पणी लेना चाहता हूँ, आप इसको कैसे देखती हैं? क्या एक्सपेक्टेड लाइंस पे है आपके हिसाब से? बिल्कुल, खैर 7% तो हमने नहीं सोचा था, लेकिन ये 6 और 6.5 के बीच में रहेगा, 6.25 के आसपास रहेगा, ये हमारा खुद का भी अनुमान था। जैसे मैंने कहा कि कोर जो होता है वो फूड को निकाल के और फ्यूल को निकाल के होता है। इसमें होता है मिसलेनियस, जिसमें ट्रांसपोर्ट के जो फ्यूल, पेट्रोल, डीजल के कॉस्ट होते हैं और बाकी जो डिमांड कंडीशंस होते हैं। हमने देखे हैं टेक्सटाइल के प्राइसेस, हमने देखे हैं क्लोथिंग, फुटवेयर के प्राइसेस हमने देखे हैं, और हमने काफी हद तक पान टोबैको के प्राइसेस देखे हैं। मिसलेनियस जो सर्विसेज होती हैं, मीडिया, एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी, अगर आप देखें तो एयरफेयर्स भी बढ़ी हुई हैं। बाकी हम जहां एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए जाए वहां पे भी टिकट साइज की कीमतें पड़ी हुई हैं। तो ये जो कोर इन्फ्लेशन ये एक रिफ्लेक्शन है कि डिमांड कैसी बेटर हो रही है इकोनॉमी में। तो ये कोर इन्फ्लेशन तब जाके उभरता है जबकि प्रोड्यूसर्स में ताकत होती कि जो हमने इनपुट कॉस्ट बढ़े हुए देखें वो हम अपने फाइनल आउटपुट पे भी बढ़ाएं। तो ये मेरे ख्याल से इसी का एक चिन्ह है। तो आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा, एक क्विक आंसर चाहता हूं आपसे। जैसे कि आपने कहा कि जो हमारा एस्टिमेट था वो 7.4 था, उसके ऊपर का है। कोर इन्फ्लेशन आपका 6, 6.5 का था, 7 का है। क्या जितनी सख्ती हम आरबीआई से सोच रहे थे होगी उससे ज्यादा सख्ती देखने को मिल सकती है? देखिए सेकेंड हाफ में शायद हमको थोड़ा सोच समझ के अनुमान लगाना होगा, क्योंकि जो सेकेंड हाफ में आरबीआई ने जो ग्रोथ की जो एस्टिमेट दी है वो 4 और 4.5 के आसपास दी है। तो मेरे ख्याल से हम जो कह रहे हैं फ्रंट लोड, ये सख्ती की जो टूल्स अपनाए जाएंगे आरबीआई के द्वारा, रेपो रेट हाइक होगा, हम जून में देख रहे हैं 35 से 50 के बीच में होगा। हमारा खुद का अनुमान 35 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक होगा, लेकिन 50 भी हो सकता है, और जैसे ही अगस्त और सितंबर अक्टूबर में भी होगा। तो सख्ती के जो कदम होंगे आरबीआई के द्वारा जो कि इन्फ्लेशन को नियंत्रण में लाने की कोशिश होगी, वो मेरे ख्याल से ज्यादा करके अब से लेकर अक्टूबर तक ज्यादा दिखेगी, और उसका जो परिणाम है वो हम सेकेंड हाफ में धीरे धीरे धीमी गति में देख सकेंगे। तो शायद सेकेंड हाफ में हम इन्फ्लेशन में इतना उछाल नहीं देखेंगे जितना कि अब हम देख रहे हैं इस वक्त पर। तो वो जो लैग इफेक्ट जो हम कहते हैं वो शायद सिस्टम में वर्क करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शुभदा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें महंगाई के इस चर्चा में हमें और जानकारी देने के लिए, हमें और जागृत करने के लिए। चलिए, महंगाई के आंकड़े अभी आए हैं, लेकिन महंगाई की चिंता से और विदेशी निवेशकों की बिकवाली से बाजार में
आज सुबह लगातार 5वें दिन बिकवाली हावी रही। आज निफ्टी 359 अंकों की गिरावट के साथ 15,808 पर बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी बैंक में 1,150 अंकों से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली बाजार में। और कहाँ दिखा सबसे ज़्यादा गिरावट, बाजार का पूरा एक्शन बताने के लिए हमारी सहयोगी मानसी दवे हमारे साथ जुड़ रही हैं। भारी बिकवाली का दबाव बाजार में नजर आया और काफी ज्यादा गिरावट के साथ दिन में हाहाकार मचता हुआ। तमाम इंडेक्सेस, तमाम पॉकेट्स, तमाम सेक्टर्स में लाल निशान के साथ ही ट्रेड्स नजर आया। वीकली एक्सपायरी जो है बिल्कुल जिस तरह से हमने अनुमान लगाया था वैसे ही कमजोरी पर क्लोज होती हुई दिखी। सेक्टर स्पेसिफिक अगर देखेंगे बाजार में हर सेक्टर, हर पॉकेट में कमजोरी थी। स्टॉक स्पेसिफिक भी देखेंगे, कुछ एक दो स्टॉक्स या कह सकते हैं निफ्टी के स्पेस में 2-3 स्टॉक्स जो थे उन्हें छोड़कर अगर हीट मैप देखेंगे लाल निशान के साथ ही बाजार बुरी तरह से पिटता हुआ नजर आया। ऐसे में आखिरी कुछ मिनटों में हमने देखा एसीसी, अंबुजा सीमेंट जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी के बीच कामकाज देखा, जो कि एक सरप्राइजिंग मूव भी नजर आया। इसके अलावा अगर यहाँ पर कुछ हद तक देखें बाजार में, जहाँ पर गुजरात गैस जैसे स्टॉक्स थे अच्छी तेजी दिखा रहे थे। गैस सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी खबरें भी पिछले दिनों आती हुई दिखी। उसके बाद गैस स्पेस जो है लगातार फोकस में था, लेकिन आज के सत्र में ये स्पेस था जहाँ पर गुजरात गैस में मिड कैप में टॉप परफॉर्मिंग मोमेंटम देखने को मिल रहा था। इंडिया बुल्स हाउसिंग, CESC, वरुण बेवरेजेस जैसे स्टॉक्स में कुछ हद तक तेजी दिख रही थी। लेकिन ये भी याद रखिए कि हमने आपको ये भी बताया कि मिड कैप और स्मॉल कैप में जो सेलिंग इंटेंसिटी है वो बढ़ती हुई दिख रही है। मिड कैप, स्मॉल कैप में पिछले 1 महीनों का ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो गिरावट जो है वो ज्यादा गहराती हुई नजर आई है, तो इस पर भी नजर रखनी होगी। इसके अलावा निफ्टी में अगर गिरावट देखें, सबसे ज्यादा ड्रैगर्स ही नजर आए। उसमें अदानी पोर्ट, इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स शामिल थे, जहां पर लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव, कमजोरी ज्यादा हावी होती हुई दिखी। मिड कैप में लूजिंग मोमेंटम बैंकिंग स्पेस, बैंक ऑफ इंडिया, RBL बैंक, फेडरल बैंक जैसे स्टॉक्स में लाल निशान के साथ ट्रेड्स नजर आए। और सेक्टर स्पेसिफिक अगर बाजार को देखेंगे हर तरफ बिकवाली ही बिकवाली थी, लेकिन सबसे ज्यादा गिरावट जो है FMCG स्पेस में हावी होती हुई दिखी। फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटोमोबाइल स्पेस, मेटल्स और फार्मा में लाल निशान के साथ ही गिरावट देखने को मिली। वीकली एक्सपायरी जब कटती हुई दिखी, बिकवाली काफी ज्यादा। निफ्टी 15,800 के लेवल्स पर क्लियरली 16,000 के नीचे जो फिसला, उसके बाद वापस से रिवाइव करने की कोशिश ही नहीं कर पाया। सेंसेक्स 52,930 के लेवल्स पर गिरावट के साथ 1100 अंकों की गिरावट सेंसेक्स में, 345 अंकों की गिरावट निफ्टी में। और बैंक निफ्टी भी अगर देखेंगे तो वहां पर भी लाल निशान के साथ भारी बिकवाली का दबाव देखकर ही क्लोजिंग नजर आई। 33,532 के लेवल्स पर करीब 1161 अंकों की गिरावट वहां पर भी थी। तो क्लियरली एक काफी ज्यादा बुरा दिन भारतीय बाजार के लिए, काफी ज्यादा गिरावट हावी होती हुई और वीकली एक्सपायरी बेहद कमजोरी के साथ क्लोज होती हुई दिखी। इसलिए ग्लोबल मार्केट में जारी उतार चढ़ाव के बीच भारतीय बाजार अभी भी सेफ हेवन बने हुए हैं। दिग्गज निवेशक शंकर शर्मा ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में बात की। गिरावट के दौरान में निवेशकों को भरोसा कायम रखने की सलाह भी दी। आइए उनकी बात सुन लेते हैं। सारे ग्लोबल मार्केट्स के बीच में इंडिया एक सेफ हेवन ही रहा है पिछले कई महीनों से, एंड ये तो डेटा ही बताता है। सो हमारी जो कैपिटुलेशन की बात है वो अभी तो कम से कम रेलेवेंट नहीं है। हम देख रहे हैं स्क्रीन आज अगली है, कल भी अगली था, बट बाय एंड लार्ज इंडिया उस स्थिति में नहीं है जहां यूएस के एटलीस्ट टेक्नोलॉजी स्पेस है, बिकॉज वहां पर तो मतलब कि बात करने लायक ही नहीं है। अच्छी अच्छी कंपनियां, फेसबुक जैसी कंपनियां 50% उड़ गई। बाकी Amazon जो 3500-3700 की चीज थी आज मेरे ख्याल कल $2,000 की थी। तो वहां पर जो कार्नेज है, नेटफ्लिक्स अगर आप देख लें 400 वाली चीज आज 175 हो गया। अलीबाबा देख लें अगर 250 वाली चीज आज $80 हो गया। तो मतलब वो लेवल की जो कार्नेज है वहां भी, एंड दैट टू प्रोमिनेंट लार्ज कंपनीज में। इंडिया में ऐसा तो कुछ भी नहीं हमें नजर आया अभी भी। कई हमारे जो मेन लाइन कंपनीज हैं वो टॉप से मेरे ख्याल 20% के ऊपर, तो मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा घटी हैं। तो ये इंडिया में मैं ये मानता हूं अजय, कि मेरा ये मानना है कि while there is pain, I do believe कि इसी मार्केट में पैसा बनेगा। बाकी दुनिया में मुझे नजर नहीं आता कि आसानी से पैसा बनेगा कहीं और अगले कुछ महीनों के लिए। चलिए, वैल्यू क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के रवि धर्मशी ने हमसे खास बातचीत में कहा कि बाजार के वैल्यूएशन काफी आकर्षक है। Something of that sort will happen over the next 2-3 months, or inflation data starts easing out, and along with that, one can have some kind of a sense that okay, finally the worst of this particular phase 1 of the rise in interest rates is over, and phase 1 of the correction
in this bull market is over for India. I think we'll have to wait for the events to unfold, but valuations will definitely come into a very, very attractive zone if markets were to correct another 7, 8, 10%, and 8, 10% on the index can mean 20, 30% on the stocks easily. एशमोर इन्वेस्टमेंट किया अश्विनी अग्रवाल का कहना है कि बाजार की वैल्यूएशन अभी भी औसत से ज़्यादा है, वैल्यूएशन के औसत के नीचे जाने पर ही एक बॉटम बनेगा। ये उनकी बात सुन लेते हैं। मेरे को खाली एक ही डाउट है इस सेल ऑफ में कि इस बार वैल्यूएशन अभी तक घटे नहीं है। आप एग्रीगेट मार्केट के वैल्यूएशन देख लें, आप किसी स्पेसिफिक सेक्टर्स के वैल्यूएशन देख लें, तो वैल्यूएशन अभी भी जो है मैं कहूंगा कि पिछले 30 साल के एवरेज से कुछ ऊपर ही है, नीचे नहीं है। एंड ये खाली मेरे दिमाग में डाउट आता है कि बॉटम बना है या नहीं बना है। बिहेवियरली जो आप कह रहे हैं वो सही है कि पैनिक है बाजार में एंड पीपल आर स्केयर्ड, सो टिपिकली ऐसे में लगता है कि भाई बॉटम बनना चाहिए। पर दूसरा एक आप चीज देखें कि रिटेल म्यूचुअल फंड इनफ्लोज आर स्टिल क्वाइट स्ट्रांग, वहां पे भी अभी तक डर बैठा नहीं है। तो जो आपका सवाल है कि क्या ये बॉटम बन गया या क्या ये बॉटम बन रहा है, तो मैं कहना चाहूंगा कि उसमें दो चीजें हैं जो मुझे इंडिकेट कर रही हैं कि अभी तक बॉटम नहीं बना है। म्यूचुअल फंड इनफ्लो स्ट्रांग है और वैल्यूएशन अभी भी पिछले 30 साल के एवरेज से, औसतन से थोड़ा सा ज्यादा है। चलिए, टाटा मोटर्स ने अपने मार्च तिमाही के नतीजे पेश कर दिए हैं। कैसे रहे हैं नतीजे, बता रही हैं हमारी सहयोगी सृष्टि। काफ़ी मुश्किल दौर था, सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज थी, लेकिन ईवीज बिक रही थी। कैसा ऑल इन ऑल परफॉर्मेंस रहा है टाटा मोटर्स का? थोड़ा निराशाजनक देखने को मिला है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो आय, EBITDA और मार्जिन का आंकड़ा आया है वो हमारे अनुमान के मुताबिक है, पर बॉटम लाइन में हम उम्मीद कर रहे थे कि कंपनी 415 करोड़ का मुनाफा घोषित करेगी। एक बार फिर कंपनी ने निराश किया है बॉटम लाइन पे, जहां पे उन्होंने 1000 करोड़ से ज़्यादा का घाटा इस बार दर्ज किया है। हालांकि इनका सेगमेंटल परफॉर्मेंस देखें तो वो इतना ज़्यादा निराशाजनक नहीं है, क्योंकि इनके JLR EBIT मार्जिन करीब 2% का आया है, वहाँ पर तिमाही दर तिमाही सुधार देखने को मिला है। और साथ ही इनके पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल में भी मार्जिन सुधरते हुए नजर आए हैं। डिमांड को लेकर कंपनी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है और इसी के साथ साथ आने वाले समय में FY24 तक पूरी तरीके से कर्ज मुक्त होने का भी कंपनी ने टारगेट रखा है। आगे चल के अपने जो फ्री कैश फ्लोज है वो भी बढ़ाने का इन्होंने सामने लक्ष्य रखा है। तो मैनेजमेंट की कॉमेंट्री स्ट्रॉन्ग मानी जा सकती है, पर बॉटम लाइन में एक बार फिर कंपनी ने घाटा दर्ज किया है, जहाँ पे दो अहम कारण हैं। सबसे पहले जो इनका कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो बढ़ता हुआ नजर आया है, साथ ही करीब 700 करोड़ का कंपनी ने एक्सेप्शनल लॉस जो है वो दर्ज किया है, जिसमें से करीब 400 करोड़ से ज़्यादा का इनका रशिया में जो कारोबार था उसको इन्होंने फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है, जिसके एडजस्टमेंट के तौर पे ये इस बार इतना सही प्रदर्शन नहीं कर पाए। शुक्रिया सृष्टि सारी जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। क्लियर, टाटा मोटर्स के नतीजे आए थे, उससे पहले L&T के भी नतीजे आए थे। L&T ने अपने मार्च तिमाही नतीजे पेश कर दिए। कैसे रहे हैं नतीजे, बताने के लिए हमारी सहयोगी अशेषा जुड़ रही हैं। अशेषा, बताएं। जी हाँ, तो L&T के नंबर इस क्वार्टर मिक्स्ड आए हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और रेवेन्यू की बात करें तो वो एक्सपेक्टेशन से नीचे आए हैं, और EBITDA मार्जिन हमारे एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आए हैं। रेवेन्यू आया है 52,851 करोड़ पे, जो 10% का ग्रोथ दिखा रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। EBITDA में हमने 2% का ग्रोथ देखा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और जैसे कि मैंने कहा हमारे एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आया है। EBITDA और EBITDA मार्जिन 12.3% पे आए हैं वर्सेस 13.2% जो हमने सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में देखा था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमने 1% का डिक्लाइन देखा है YOY बेसिस पर। याद रखें कि L&T के लिए अपनी ऑर्डर बुक बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो इस क्वार्टर में 31 मार्च के हिसाब से कंपनी की ऑर्डर बुक अभी 3.6 लाख करोड़ के आसपास है। इस क्वार्टर में कंपनी ने 73,941 करोड़ के नए ऑर्डर्स जीते हैं, और पूरे ग्रुप के लिए 1.92 लाख करोड़ के ऑर्डर बुक कंपनी ने इस क्वार्टर में जीते हैं। इंटरनेशनल ऑर्डर्स की बात करें तो इंटरनेशनल ऑर्डर्स अब 32,244 करोड़ के आसपास थे इस क्वार्टर में, जो 44% ऑफ द टोटल ऑर्डर बुक कॉन्स्टिट्यूट करता है। याद रखें, मैनेजमेंट कमेंट्री भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट ने कहा कि क्रूड ऑयल प्राइसेस में जो फ्लक्चुएशंस नजर आ रहे हैं उसके कारण इनपुट कॉस्ट में हमने एक इंक्रीज देखा इस क्वार्टर में, और मार्जिन पर प्रेशर देखा इस क्वार्टर में, और आगे चलते हुए भी वो प्रेशर कंटिन्यू हो सकता है। सो ऑल इन ऑल L&T के लिए मिक्स सेट ऑफ नंबर्स दिखाई दिए इस क्वार्टर में।
बहुत शुक्रिया शेषा हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें सारी जानकारी देने के लिए। बात कर लेते हैं टाटा सन्स की या एयर इंडिया की। टाटा सन्स ने कैम्पबेल विल्सन को एयर इंडिया का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। एयर इंडिया के बोर्ड ने विल्सन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। रेगुलेटरी अप्रूवल के बाद कैम्पबेल विल्सन अपना पद संभालेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता समीर दीक्षित। समीर बताएं। टाटा सन्स ने एयर इंडिया के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का चुनाव कर लिया है। कैम्पबेल विल्सन एयर इंडिया के नए सीएमडी यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। कैम्पबेल विल्सन जिनको 26 साल से ज़्यादा का एविएशन सेक्टर का अनुभव है उनको चुना गया है इस अहम भूमिका के लिए। इसके पहले कैम्पबेल विल्सन स्कूट एयरलाइंस के सीईओ हैं, क्योंकि सिंगापुर एयरलाइंस के एक लो कॉस्ट सब्सिडरी एयरलाइन है। लेकिन स्कूट एयरलाइंस के अलावा भी अलग अलग जगहों पर कैम्पबेल विल्सन ने अहम पदों पर रह करके अपनी भूमिका निभाई है और उन्हें 26 साल से ज़्यादा का अनुभव है। लेकिन अगर एयर इंडिया में इस पद के लिए पूरी प्रक्रिया को अगर आप देखते हैं तो ये दूसरी दफ़ा है जब इसके लिए चुनाव किया गया है एक सीएमडी के भूमिका के लिए, क्योंकि इसके पहले फरवरी 14 तारीख को भी टाटा सन्स ने यह घोषणा की थी कि इल्खेर आईसी जो कि टर्किश एयरलाइंस के सीईओ हैं उनको इस पद के लिए चुना गया था। लेकिन बाद में जो उनके भारत को लेकर के जो तमाम विचार हैं और साथ ही देश के भीतर अलग अलग ग्रुप्स ने जो उनके अपॉइंटमेंट का विरोध किया, जिसके बाद इल्खेर आईसी ने इस पद को अपनाने से मना कर दिया। उसके बाद लगभग आप ये देखें तो 3 महीने बाद टाटा सन्स ने फिलहाल एयर इंडिया के नए सीईओ और एमडी के नाम की घोषणा की है। कैम्पबेल विल्सन वो नाम है जो कि स्कूट एयरलाइंस में फिलहाल सीईओ की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन अगर उनके पूरे कार्यकाल को देखें, अगर कैम्पबेल विल्सन के पूरे कार्यकाल को देखें तो वो सिंगापुर एयरलाइंस के साथ अलग अलग भूमिका में रहे। यहाँ तक कि जब स्कूट एयरलाइंस का गठन हुआ था साल 2011 में, तब भी वो उसमें बतौर सीईओ वो शामिल थे। 2016 तक उन्होंने वो पारी संभाली। उसके बाद उन्होंने वापसी करी। साल 2020 में स्कूट एयरलाइंस में एक बार फिर से सीईओ की भूमिका निभाई। लेकिन अब जाकर के वो यहाँ पर अब एयर इंडिया के बतौर सीएमडी कमान संभालेंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया के लिए यानी कि कैम्पबेल विल्सन का नाम एयर इंडिया के नए सीएमडी के तौर पे चुनना, इसके लिए जो एयर इंडिया बोर्ड है उसने भी मंजूरी दे दी है और अब जल्द ही वो इस नई भूमिका में एयर इंडिया के जो नए प्लान्स हैं उसको विस्तार देने के और लगातार उसको बेहतरी की दिशा में जो प्लान्स एग्जीक्यूट करने हैं उसको आगे बढ़ाते हुए कैम्पबेल विल्सन नजर आएंगे। चलिए, स्वदेश खबर में अभी के लिए इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए टी नाउ स्वदेश। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।